नमस्कार। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं। कक्षा 8 का अध्याय 5, कोयला और पेट्रोलियम। जी। और हमारे पास जो नोट्स हैं वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर ही आधारित हैं। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि इन नोट्स के हर एक बिंदु को क्रम से समझें। बिल्कुल, ताकि इस विषय की पूरी जानकारी एकदम स्पष्ट हो सके। हम एक एक करके हर विषय पर नजर डालेंगे, ठीक वैसे ही जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली स्लाइड का शीर्षक है अध्याय 5, कोयला और पेट्रोलियम, कक्षा 8 विज्ञान, महत्वपूर्ण रिवीजन नोट्स। हाँ, और यहाँ दो चित्र भी दिखाए गए। एक तरफ तो वो पत्थर जैसा दिखने वाला कोयला है और दूसरी तरफ पेट्रोलियम निकालने वाली एक बड़ी सी मशीन। जी। ये दोनों ही इस अध्याय के मुख्य विषय हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसका शीर्षक है संसाधन के प्रकार और इसमें लिखा है संसाधन वे पदार्थ जो प्रकृति से मिलते हैं या मानव द्वारा बनाए जाते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। हमारे काम आने वाली हर चीज एक संसाधन है, चाहे वो हमें कुदरत से मिली हो हाँ, जैसे हवा, पानी। या फिर उसे इंसान ने बनाया हो, जैसे कि ये मेज या कुर्सी। अच्छा। यहाँ संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है 1, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, इनएग्जॉस्टेबल। अक्षय, इनएग्जॉस्टेबल, मतलब जो कभी खत्म ना हो। इसके बारे में लिखा है कि ये प्रकृति में असीमित मात्रा में है। और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होंगे। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश, वायु। बिल्कुल, सूरज की रोशनी और हवा ऐसी ही चीजें हैं। हम इनका कितना भी इस्तेमाल करें, ये खत्म नहीं होने वाली। और दूसरा प्रकार है 2, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, एग्जॉस्टेबल। समाप्त होने वाले, एग्जॉस्टेबल, मतलब जिनका भंडार सीमित है। इसमें लिखा है प्रकृति में इनकी मात्रा सीमित है और ये मानवीय उपयोग से समाप्त हो सकते हैं। इसके उदाहरण हैं 1, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। सही। तो अगर हम इन्हें जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, जैसे जंगल, जानवर और जमीन से निकलने वाला ये कोयला, पेट्रोलियम। इसी बात को समझाने के लिए अगली स्लाइड में एक गतिविधि दी गई है। शीर्षक है पॉपकॉर्न गतिविधि। एक्टिविटी 5.2। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ चित्र में कुछ बच्चों को 3 समूहों में बांटा गया है, जनरेशन 1, 2 और 3। और उनके सामने पॉपकॉर्न के कटोरे रखे हैं। जी। प्रयोग। इसमें लिखा है विद्यार्थियों को पीढ़ियों जेन 1, 2, 3 में बांटें और पॉपकॉर्न संसाधनों का प्रतीक है। हाँ, मतलब पॉपकॉर्न को आप कोयला या पेट्रोल मान लीजिए, और बच्चों के जो समूह है वो हो गई हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चों की पीढ़ी और फिर उनके बच्चों की पीढ़ी। फिर अवलोकन में लिखा है यदि पहली पीढ़ी लालची है तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। और चित्र में यही दिखाया भी गया है। जो पहला समूह है जनरेशन 1, उनके पास सबसे ज्यादा पॉपकॉर्न है और वो बहुत खुश दिख रहे हैं, जबकि दूसरे और तीसरे समूह के पास या तो बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है और वो उदास है। यही तो बात है। ये दिखाता है कि अगर हम सारे संसाधन आज ही खत्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो निष्कर्ष यही है कि कोयला और पेट्रोलियम सीमित हैं। हमें आने वाली पीढ़ियों की चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब आते हैं अगले विषय पर, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स। इसकी परिभाषा दी गई है, जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी जीवाश्मों से होता है, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। हाँ, यहाँ चित्र में पृथ्वी की कई परतें दिखाई गई हैं। इन परतों में लाखों साल पहले के मरे हुए जानवरों, मछलियों और पेड़ पौधों के अवशेष दबे हुए हैं। इन्हीं को जीवाश्म या फॉसिल कहते हैं। जी, और इन्हीं से ये ईंधन बनते हैं, इसीलिए इनका नाम जीवाश्म ईंधन है। इसके 3 मुख्य उदाहरण हैं, कोयला, कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। और देखिए नीचे एक बहुत जरूरी बात लिखी है, महत्वपूर्ण, इनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। अच्छा। और यही कारण है कि ये सीमित हैं, क्योंकि इन्हें दोबारा बनने में बहुत बहुत लंबा समय लगता है। तो चलिए अब हम पहले जीवाश्म ईंधन कोयला के बारे में जानते हैं। कोयला? इसका स्वरूप बताया गया है। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। हाँ, जैसा कि चित्र में देख भी रहा है, ये काले रंग का थोड़ा चमकीला पत्थर है। इसके उपयोग भी दिए गए हैं। पहला है खाना पकाने हेतु ईंधन के रूप में, फिर रेल इंजनों में भाप बनाने के लिए पहले, तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु, और विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में। मतलब कोयले का इस्तेमाल बहुत पहले से होता आ रहा है।
पुराने जमाने में खाना पकाने और भाप वाले रेल इंजन चलाने से लेकर आज बिजली बनाने वाले बड़े बड़े प्लांट्स और फैक्ट्रियों तक में इसका उपयोग होता है। अगली स्लाइड में कोयला बनने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। शीर्षक है कोयले की कहानी। हाँ, यहाँ 4 चरणों का एक चित्र दिया गया है। पहला चरण है घना दलदली वन, 300 मिलियन वर्ष पूर्व। 300 मिलियन वर्ष? जी, लाखों साल पहले पृथ्वी पर ऐसे ही घने जंगल और दलदली इलाके थे। फिर दूसरा चरण है बाढ़ या फ्लड। चित्र में पेड़ों को पानी और मिट्टी में दबते हुए दिखाया गया है। तो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये जंगल जमीन के नीचे दब गए। तीसरा चरण है संपीड़न, कंप्रेशन। मतलब उनके ऊपर और मिट्टी की परतें जमती गईं, जिससे नीचे दबे पेड़ पौधों पर दबाव बढ़ता गया। और चौथा चरण है कोयला, कोल। जमीन के बहुत नीचे बहुत ज्यादा तापमान या हाई टेम्प और दबाव या हाई प्रेशर के कारण ये दबे हुए पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। बिल्कुल, धीरे धीरे कोयले में बदल गए। इस प्रक्रिया का एक वैज्ञानिक नाम भी दिया है, कार्बनीकरण, कार्बनाइजेशन। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। हाँ, कार्बनीकरण। सरल भाषा में कहें तो मरे हुए पेड़ पौधों का लाखों साल में धीरे धीरे कोयले में बदलना ही कार्बनीकरण है। अब बात करते हैं कोयले से मिलने वाले उत्पादों की। पहला है 1 कोक। कोक। इसके गुण हैं कठोर, सरंध्र, काला पदार्थ। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। सरंध्र या पोरस का मतलब है जिसमें छोटे छोटे छेद हों, और कोक को कोयले का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? लिखा है इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में। इसका मतलब है कि कोक का इस्तेमाल स्टील बनाने वाली फैक्ट्रियों में होता है। और कच्ची धातुओं से शुद्ध धातु अलग करने में भी। जी, जैसे शुद्ध लोहा या तांबा अलग करने में। अगला उत्पाद है 2 कोलतार। कोलतार। इसके गुण हैं यह अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। 200 पदार्थों का मिश्रण। मतलब एक बहुत बुरी महक वाला काला और चिपचिपा तरल, जिसे आम भाषा में डामर भी कह देते हैं। और ये कोई एक चीज नहीं बल्कि लगभग 200 अलग-अलग चीजों का मिश्रण है। इसका उपयोग तो बहुत जगह होता है। संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, छत निर्माण सामग्री। हाँ, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। इससे कपड़े रंगने वाले रंग, दवाइयाँ, बम बनाने का सामान, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, बहुत कुछ बनता है। यहाँ एक बॉक्स में लिखा है, क्या आप जानते हैं कीड़ों को भगाने वाली नैप्थलीन की गोलियां कोल तार से प्राप्त होती हैं। अच्छा, तो जो सफेद गोलियां हम कपड़ों में कीड़े लगने से बचाने के लिए रखते हैं वो कोलतार से ही बनती हैं। और एक अपडेट भी है, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमिन यानी कि एक पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो अब सड़कें बनाने के लिए कोलतार की जगह पेट्रोलियम से मिलने वाले बिटुमिन का इस्तेमाल होता है। कोयले का तीसरा उत्पाद है 3 कोयला गैस। इसका स्रोत है, यह कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय प्राप्त होती है। और उपयोग है उद्योगों में ईंधन के रूप में। मतलब जब कोयले से कोक बनाया जाता है, उस प्रक्रिया में एक गैस निकलती है जिसे कोयला गैस कहते हैं। इसका इस्तेमाल फैक्ट्रियों में ईंधन की तरह होता है। इसमें एक और रोचक जानकारी है। क्या आप जानते हैं लंदन 1810 और न्यूयॉर्क 1820 में इसका उपयोग प्रथम बार सड़क पर रोशनी के लिए किया गया था। क्या बात है! मतलब बहुत पहले सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट होती थी वे कोयला गैस से जलती थी। और आगे लिखा है आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो अब इसका इस्तेमाल गर्मी पैदा करने के लिए ज्यादा होता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे जीवाश्म ईंधन की, पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम। यहाँ इसके नाम का अर्थ बताया गया है। पेट्रा चट्टान प्लस ओलियम तेल इक्वल्स पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम शब्द का मतलब ही है चट्टान का तेल। जी, अर्थ जमीन के नीचे की चट्टानों से निकाला गया तेल। सही है। चित्र में दिखाया गया है हल्की वाहन पेट्रोल और भारी वाहन डीजल। यानी स्कूटर और कार जैसे हल्के वाहन पेट्रोल से चलते हैं, जबकि ट्रक और ट्रैक्टर जैसे भारी वाहन डीजल से, और ये दोनों ही पेट्रोलियम से मिलते हैं। तो पेट्रोलियम कैसे बना? अगली स्लाइड है पेट्रोलियम की कहानी। इसकी कहानी कोयले से थोड़ी अलग है। इसका स्रोत है समुद्री जीव। और प्रक्रिया है वायु की अनुपस्थिति प्लस उच्च ताप प्लस उच्च दाब इज इक्वल टू पेट्रोलियम निर्माण। जी, ये समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीवों से बनता है। जब ये जीव मर गए तो वे समुद्र के तल में जाकर जम गए और रेत मिट्टी से ढक गए।
और फिर लाखों सालों तक। हाँ, लाखों सालों तक बिना हवा के बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव के कारण ये मरे हुए जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गए। चित्र में चट्टानों की परतें दिखाई गई हैं। सबसे नीचे चट्टान, रिजर्वर रॉक, फिर जल, वाटर लेयर, उसके ऊपर तेल, ऑयल लेयर और सबसे ऊपर गैस, गैस लेयर है। और यहाँ लिखा है कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, इसलिए ऊपर तैरते हैं। बिल्कुल, यही कारण है कि जब खुदाई की जाती है तो पानी के ऊपर तेल और गैस की परत मिलती है। लेकिन ये जो कच्चा पेट्रोलियम निकलता है, ये सीधे काम तो नहीं आता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे परिष्कृत करना पड़ता है। अगला विषय यही है, पेट्रोलियम का परिष्करण, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसकी परिभाषा है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम। और ये काम होता है पेट्रोलियम परिष्करणी, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। पेट्रोलियम के बारे में लिखा है, यह गहरे रंग का तैलीय द्रव है जिसकी गंध अप्रिय होती है। तो जमीन से जो कच्चा तेल निकलता है वो एक गाढ़ा बदबूदार तरल होता है। इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसी कई चीजें मिली होती हैं। और इन सबको अलग करने की प्रक्रिया को ही परिष्करण या रिफाइनिंग कहते हैं। जी, और यहाँ चित्र में एक बड़ी सी रिफाइनरी की मशीन दिखाई गई है। हाँ, जिसमें से अलग-अलग ऊंचाई से गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, बिटुमिन ये सब निकलते हुए दिखाए गए। वाओ! इस प्रक्रिया में कच्चे तेल को गर्म किया जाता है और अलग-अलग तापमान पर इसके अलग-अलग हिस्से भाप बनकर अलग हो जाते हैं, जिन्हें फिर ठंडा करके इकट्ठा कर लिया जाता है। हाँ, तो अब देखते हैं कि पेट्रोलियम से क्या-क्या मिलता है और उनकी क्या उपयोग है। भाग 1। पहला है एक द्रवित पेट्रोलियम गैस, LPG। इसका उपयोग होता है घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। LPG मतलब हमारा गैस सिलेंडर। बिल्कुल। फिर है 2 पेट्रोल। पेट्रोल उपयोग मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक। और 3 मिट्टी का तेल, केरोसिन। उपयोग स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन। हाँ, मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन कहते हैं, वो स्टोव और लैंप के अलावा हवाई जहाज में भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। अब भाग 2। 4 डीजल उपयोग भारी वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए। जी, डीजल का उपयोग जनरेटर और भारी गाड़ियों में होता है। केटिंग ऑयल उपयोग स्नेहन, ल्यूब्रिकेशन। यानी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। इसे मशीनों में लगाया जाता है ताकि पुर्जे घिसे नहीं। 6 पैराफिन मोम, पैराफिन वैक्स। उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन। और 7 बिटुमेन उपयोग पेंट और सड़क निर्माण। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था। सही। अब हमारा तीसरा जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। यह बहुत उपयोगी ईंधन है। इसका महत्व यह है कि पाइपों द्वारा परिवहन आसान होता है। और सीएनजी के बारे में लिखा है उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। हाँ, जब इसे बहुत ज्यादा दबाव डालकर सिलेंडर में भरा जाता है तो इसे CNG कहते हैं। इसके उपयोग है ऊर्जा उत्पादन, वाहनों में ईंधन, कम प्रदूषणकारी यानी स्वच्छ ईंधन। जी, यह पेट्रोल डीजल के मुकाबले बहुत कम प्रदूषण करती है, इसीलिए इसे स्वच्छ ईंधन भी कहते हैं। इसका सीधा उपयोग भी होता है घरों और कारखानों में जलाने के लिए, वडोदरा, दिल्ली में पाइपलाइन। हाँ, कुछ शहरों में ये सीधे पाइप से घरों तक पहुंचाई जाती है। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला है पेट्रोरसायन, पेट्रोकेमिकल्स। इनका उपयोग डिटर्जेंट, रेशे, पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलीथीन बनाने में होता है। मतलब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से सिर्फ ईंधन ही नहीं मिलता, नहीं, डिटर्जेंट, कपड़े, पॉलीथीन और उर्वरक भी। देखिए, प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग यूरिया बनाने में होता है। अच्छा, खाद बनाने में भी। जी, और पेट्रोलियम को उसके व्यावसायिक महत्व के कारण काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्योंकि ये बहुत कीमती है। बहुत कीमती। यहाँ भारत का नक्शा भी है जिसमें प्राकृतिक गैस के भंडार वाले क्षेत्र दिखाए गए हैं। हाँ, इसमें त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा जैसे इलाके दिखाए गए हैं। इन्हीं जगहों पर भारत में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। लेकिन ये स्लाइड हमें एक जरूरी बात याद दिलाती है, संसाधन सीमित हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस। यहाँ एक सवाल है, क्या हम उन्हें प्रयोगशाला में बना सकते हैं? जवाब है नहीं। यह एक धीमा प्राकृतिक प्रक्रम है। हम इन्हें लैब में नहीं बना सकते क्योंकि इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं। इनके हानिकारक प्रभाव भी हैं। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग।
हाँ, इन्हें जलाने से हवा में प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं होती हैं। तो निष्कर्ष ये है, इनका उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। मतलब जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी करना चाहिए। तो ईंधन बचाने के लिए पीसीआरए कुछ सलाह देता है। पीसीआरए गाइडलाइंस। पहला है, समान और मध्यम गति से गाड़ी चलाएं। दूसरा, ट्रैफिक लाइट पर इंजन बंद करें। तीसरा, टायरों का दाब सही रखें। और चौथा, गाड़ी का नियमित रखरखाव करें। ये बहुत ही आसान और काम के सुझाव हैं। अगर हम ये सब करें तो काफी पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं। तो अंत में पूरे अध्याय का सारांश है। हाँ, यहाँ एक माइंड मैप दिखाया गया है। बीच में है जीवाश्म ईंधन और उससे कई शाखाएं निकल रही हैं। जैसे कोयला, इसके उत्पाद हैं कोक, कोलतार, कोयला गैस। फिर पेट्रोलियम, इसके उत्पाद हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, बिटुमन। प्राकृतिक गैस, इसका एक रूप है सीएनजी, जिसे स्वच्छ ईंधन कहा गया है। और फिर समस्या भी बताई है कि ये सीमित मात्रा में है, इनसे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग होती है। और समाधान भी है, संरक्षण यानी पीसीआरए के सुझावों द्वारा बचत। जी। और सबसे नीचे निष्कर्ष के तौर पर लिखा है, हमें इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। मतलब हमें इन कीमती संसाधनों को बुद्धिमानी और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हमने कोयला और पेट्रोलियम के बनने की कहानी, उनके उपयोग और हमारे जीवन में उनके महत्व को समझा। और हमने ये भी जाना कि ये संसाधन सीमित हैं और इनके इस्तेमाल से पर्यावरण पर असर पड़ता है। पीसीआरए के सुझाव हमें इन्हें बचाने का एक रास्ता दिखाते हैं। इन सभी तथ्यों को जानने के बाद ये सोचने का विषय है कि इन दिए गए सुझावों के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर हम और कौन सा एक छोटा बदलाव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं, ताकि इन सीमित संसाधनों का और भी बेहतर इस्तेमाल हो सके। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।